नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के चैनल में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमने 8 लेक्चर्स को लिए हैं। वर्तमान में अभी इस समय हम लोग जो लेक्चर ले रहे हैं वो आपका रिलेटेड है कोशिका और उसके अंग। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना देर किए। कल हमने पढ़ के रखा था कुछ स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए। अब उसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसे ईआर भी कहा जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो नलिकाओं यानी कि ट्यूब्स, उसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है चपटी थैलियों, ठीक है ना, फ्लैट सैक का एक क्रम है, अर्थात इस रूप में पाई जाती हैं ये। उसके बाद पादप व जंतु दोनों में पाई जा रही है, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में पाई जाती हैं। स्तनधारी की लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स में, इसके अलावा सभी केंद्रक युक्त कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं, यानी कि आरबीसी में नहीं पाई जाती हैं, बाकी हर जगह पाई जाती हैं। तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं। स्तनधारी की लाल रुधिर कणिकाओं के अतिरिक्त सभी केंद्रक युक्त कोशिकाओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है यह कोशिका कला से, कोशिका द्रव्य से होते हुए केंद्रक कला तक फैली रहती है। यानी कि कोशिका कला क्या है, जो सबसे, यदि ये कोशिका है तो इसके बाहर ये जो एक झिल्ली होती है ये कोशिका कला है। ठीक है ना, ये कोशिका कला है, यानी कि साइटो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन या साइटो मेम्ब्रेन। कोशिका द्रव्य, इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक, ये जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इससे होते हुए कहाँ तक जाती है, केंद्रक कला तक। अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके कला तक, यानी कि इसके बाहर ये जो आवरण है यहाँ तक ये जाती हैं। इसके भीतरी स्थान को ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर ये है, ये रफ है। रफ में क्या है कि इस पे ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम के स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दूसरा वाला पार्ट। तो मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली से लेकर के और केंद्रक के झिल्ली तक ये जाती है आपका केंद्रक द्रव से होते हुए। आगे हम लोग इसमें गोल्जी बॉडी में देख लेंगे। गोल्जी बॉडी जब एक साथ कई सारी जुड़ती है तो उसको गोल्जी अपरेटस कहते हैं। लाइजोसोम, वेसिकल, आगे देखते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, जैसा मैंने अभी बताया, चिकनी सतह वाली और खुरदरी सतह वाली। देखिए यहाँ पर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक। तो वही है चिकनी सतह वाली यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है चिकनी सतह वाली जो नलिकाओं के संजाल के रूप में रहती है, ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का संश्लेषण करती है। तो कार्बो एंड लिपिड का सिंथेसाइज करती है। ठीक है, इसका संश्लेषण करती है, याद रख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का संश्लेषण करती है। ठीक, इसमें कुछ एंजाइम पैदा होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफाई मतलब जो विषाक्तता है किसी सेल के अंदर, विषाक्तता जो सेल के अंदर विषाक्तता है उसको ये क्या करेंगे, कम करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों के हार्मोन का संश्लेषण करती है, यानी कि दोनों के हार्मोन को बनाने में मदद कर रही है, उसको सिंथेसाइज कर रही है। ठीक, दूसरा आता है खुरदरी सतह वाली। ये खुरदरी होती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो वही मैंने बताया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसकी सतह पर, खुरदुरे वाले की सतह पर क्या उपस्थित होता है, तो आप कहेंगे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यह प्रोटीन और कोशिका झिल्ली का संश्लेषण करती है। ठीक, तो आप ये याद रखेंगे, प्रोटीन और कोशिका सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करती है। ऊपर वाली क्या कर रही थी, जो मैंने आपको यहाँ बताया, ये आपका कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का संश्लेषण कर रही थी। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि उपस्थित राइबोसोम जो है प्रतिलिपिकरण। ठीक है ना, प्रतिलिपिकरण मतलब होता है उसी के जैसा बनना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेप्लिकेशन। ठीक है ना, प्रक्रिया के दौरान जब किसी भी उपस्थित राइबोसोम जो होता है वो प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया के दौरान प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। रिप्लिकेशन होता किसका है, जैसे डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, एक डीएनए 2 पार्ट में टूट करके सेम डीएनए बना रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का रिप्लिकेशन है, इसमें आपका प्रोटीन का संश्लेषण करेगी वो। फिर डब्ल्यूबीसी में या प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। ठीक ना, एंटीबॉडीज का निर्माण भी कर रही है डब्ल्यूबीसी में। और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाटिक सेल कोशिकाओं में
PANCREAS, पैंक्रियाज में क्या करती है, इंसुलिन बनाने में मदद करती है। अगला आ रहा है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, कई सारा जब गोल्जी काय मिल जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ था आपका गोल्जी एपरेटस, कई सारा गोल्जी काय मिलेगा तो गोल्जी एपरेटस कहलाएगा। देखते हैं, इसकी जो वैज्ञानिक ने खोज किया था उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ठीक, इन्होंने खोज किया था। विभिन्न कोशिकीय पदार्थों के विनिर्माण और उसके संग्रहण तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी है। विनिर्माण मतलब बहुत सारे जो कोशिकीय पदार्थ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, संग्रहण यानी कि उनका स्टोरेज करता है, और परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टिंग करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला तो उसे बनाएगा, दूसरा स्टोर करेगा और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। इसीलिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं, इसको जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर कहा जाता है। सिस्टर्नी किसका पार्ट है, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो आप बता देंगे कि गोल्जी बॉडी का या गोल्जी काय का एक पार्ट है सिस्टर्नी। देख लीजिए, ये कुछ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये लाइजोसोम छोड़ दीजिए, आप बस यहाँ पे गोल्जी बॉडी देखिए। गोल्जी बॉडी रेटिकुलम की तरह ही होती है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, गोल्जी बॉडी। अगला आता है, इसी में आगे क्या कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। यदि प्लांट सेल है तो उसको डिक्टियोसोम कहेंगे, ठीक है। ये कहाँ नहीं पाया जाता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में, जीवाणुओं में यानी कि बैक्टीरिया में, और सबसे छोटा जो कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा, इन तीनों में नहीं पाया जाता, यानी कि BGA में नहीं पाया जाएगा, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, और माइकोप्लाज्मा में, माइक्रोप्लाज्मा जो 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है उसमें नहीं पाया जाएगा। फिर कह रहा है यह कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है और पादप कोशिका के विभाजन में भी सहायता करता है, ठीक। यह कोशिका का मुख्य श्रावण यानी कि सेक्रेटरी ऑर्गन है, ठीक है ना। अगला आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग, यही प्रश्न पूछता है इससे। समझ लीजिए होता कैसा है, ये गोलकार थैली झिल्ली युक्त है, ठीक है। इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं जो अम्लीय हैं। अगर पूछा जाए कि लाइजोसोम में किस प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं, उनका नेचर क्या है, तो आप कहेंगे एसिडिक है। एसिडिक का मतलब होता है कि pH जो है <7 है, ठीक, और pH जब >7 होता है तो वो बेसिक या क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक। 7 जो है स्टैंडर्ड रूप से पानी का माना जाता है। यह कोशिका के वृहद अणुओं का पाचन करता है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, मैक्रो मतलब बड़े जो अणु होंगे उनका पाचन आपके लाइजोसोम की सहायता से होगा। फिर कह रहा है कि लाइजोसोम की झिल्ली जो होती है वो जब क्षतिग्रस्त होती है तो पाचक एंजाइम अपनी कोशिका का पाचन कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए लाइजोसोम है यहाँ पर, ठीक, इसके बाहर जो झिल्ली है यदि ये क्षतिग्रस्त हो गई, मान लीजिए यहाँ से छेद हो गया, ठीक, और इसमें से ये जो द्रव है वो निकल गया, तो ये कोशिका का ही पाचन कर देंगे, ठीक, और कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए लाइजोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। देख लीजिए इसमें फोटो, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो अभी पढ़े नहीं है आप, ये लाइजोसोम है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। ये न्यूक्लियस है जो मध्य में है, वैक्यूल्स मतलब जो भी रिक्तिकाएँ होती हैं, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होगा, तभी इसमें वैक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये राइबोसोम दिए हुए हैं छोटे छोटे। इसके अलावा ER दिया हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है, ये गोल्जी बॉडी है ग्रीन कलर की, ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक और दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव दिया हुआ है, कोशिका द्रव, ठीक। आगे आइए, और क्या कार्य है इसका, इसका कार्य जो है वो अंतःकोशिकीय पाचन है, ठीक है ना। अंतःकोशिकीय पाचन यानी कि कोशिका के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है उसमें ये हेल्प करता है। फिर मृत कोशिकाओं का निवारण करता है, यानी कि कोई डेड सेल है तो उसको एक ग्रुप ऑफ सेल में से उसको निकाल देगा, ठीक। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, और कार्टिलेज और बोन टिश्यू में आत्मलयन यानी कि ऑटोलिसिस करता है। कोई कार्टिलेज है या बोन टिश्यू है, कार्टिलेज मतलब क्या होता है, वो जो उपास्थियाँ जो होती हैं जो हड्डियों को जोड़ने में सहायता करती हैं, या बोन टिश्यू जो है हड्डी के जो ऊतक हैं उनका आत्मलयन या ऑटोलिसिस करता है, ठीक है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं,
ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 36 एटीपी में से 34 एटीपी यहीं बनता है ऊर्जा के, मतलब पाचन के बाद जो है ऊर्जा यहीं उत्पन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है वो अल्टमैन ने किया है, इसका नाम भिंडा ने रखा है। इसकी आकार आकृति जो है थोड़ी परिवर्तनशील है, वैसे एक कैप्सूल टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे 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 संरचना होती है अंदर, ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर। ये जो संरचना होती है अंगुली नुमा, इसको क्रिस्टी कहते हैं, आएगा अभी आगे, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, ठीक, दोहरी झिल्ली से ये घिरा हुआ है, कोशिका के पाचन तंत्र में सहायता करता है और ऊर्जा निकालता है। ये कोशिकीय श्वसन से संबंधित है, ठीक। कह रहा है इसमें मोड़दार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। देखिए ये एक फोटो दिखाने का प्रयास किया है हम लोगों ने। ये आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि इसकी बाहरी सतह है, ये बाहरी सतह है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये उसकी आंतरिक सतह है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक। ये मैट्रिक्स है, इसमें जो पदार्थ भरा रहता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। ये राइबोसोम्स उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें डीएनए यानी कि क्रोमेटिन धागे या डीएनए जो है आपका पड़ा हुआ है, ठीक। आगे देखेंगे तो क्रिस्टी का जंक्शन है जहाँ क्रिस्टीज मिल रही हैं, ऐसे क्रिस्टी मिल रहा है, ठीक। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी कि इन दोनों के बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण के बीच में जो है, ठीक है, ये एक आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मतलब दोनों झिल्ली के मध्य का स्थान, ठीक है। आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली आयन पोषक अणुओं और ऊर्जा अणुओं के लिए पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब कि इसके आर पार जा सकेंगे, परमिएबल बोलते हैं, PER परमिएबल, PERMEABLE, PERMEA, ठीक। परमिएबल होता है यानी कि किसके किसके लिए, आयंस के लिए, जो भी आयन उपस्थित होते हैं, या पोषण अणुओं और ऊर्जा के लिए वो पारगम्य होती है, इधर से उधर चली जाती है। जबकि आंतरिक झिल्ली जो होती है वो केवल ऑक्सीजन और ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसको बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, मात्र इसके लिए और ऑक्सीजन के लिए पारगम्य होती है। फिर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या था, देखिए ये जो गाढ़ा तरल पदार्थ इसके बीच में मान लीजिए ये सब भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है कि इसमें DNA, अकार्बनिक, कार्बनिक और राइजोसोम अणु पाए जाते हैं, ठीक। कह रहा है ग्लूकोज के टूटने से 36 ATP अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, जिसमें से 34 क्रेब्स चक्र द्वारा के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, इसीलिए कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला आता है तारककाय। तारककाय को हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है तारककाय का जो यहाँ पर बड़ा दिखाया हुआ है, इसमें 2 सेंट्रियोल्स को दिखाया गया है। सेंट्रोसोम करता क्या है, बेलनाकार कोशिका है एक्सक्यूज मी, जो लंबवत तारक केंद्रों से निर्मित होता है, ठीक है। बेलनाकार मतलब आपका सिलेंड्रिकल, ठीक है, बेलनाकार कोशिकांग है जो लंबवत तारक केंद्रों से निर्मित होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम से निर्मित होता है। कोशिका विभाजन में तथा सीलिया और कशाभिका, जो आपकी सीलिया और कशाभिका चलने के लिए उपस्थित होती थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है, हाइड्राकुल के समूहों में है, तो सीलिया और कशाभिका जो है चलने में जो उपस्थित होती थी उसके भी बनने में भाग लेते हैं, उसके निर्माण में भाग लेते हैं। फिर इसके बाद कोशिकीय कंकाल को स्थिर रखता है। ये जो आपका सेंट्रोसोम है वो कोशिकीय कंकाल को, ये जो कोशिकीय कंकाल है इसको क्या करेगा, स्थिर रखने का प्रयास करता है। फिर आता है राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोसोम, ठीक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। पहले ये समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक मतलब मोनेरा कुल की जो छोटी होती हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और यूकैरियोटिक मतलब जो बड़े सेल्स होते हैं जैसे मानव, पादप इत्यादि चीज़ों में, ठीक है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका में जुड़े रहते हैं। आपने देखा होगा जो सबसे पहले हमने अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ी है, देखिए ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका पड़ी है, इसमें मैंने बताया कि ये राइबोसोम्स जो है इसमें जुड़े होते हैं। तो किस वाले में जुड़े हैं, रफ टाइप वाले में, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका में ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। आ जाइए आगे। फिर कह रहा है कि यह केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक सब में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, और हरित लवक यानी कि प्लास्टिड में पाया जाएगा, ठीक।
एक चीज़ और आपको बताना हूँ कि जब पत्तियाँ जलाई जाती हैं, देखिए ये प्रश्न पूछता है, मैं उसमें बताना भूल गया था, यदि पत्तियाँ जलाई जाएँ तो कौन सा तत्व शेष बचेगा, तो मैग्नीशियम शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि हरित लवक में मैग्नीशियम होता है। तो ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये राइबोसोम्स हो गए छोटे 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 छोटे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त ये कहाँ पाए जाएंगे? केंद्रक में भी पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक, तीनों जगह पाए जाएंगे। आगे कह रहा है कि राइबोसोम जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से बनते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इससे बनते हैं, इसीलिए इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। फिर कह रहा है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो मैंने बताया 70S जो होता है वो किस में होता है, वो आपके प्रोकैरियोटिक में होता है, और 80S जो है यूकैरियोटिक में होता है, जहां पर S जो है अवसादन गुणांक है। कह रहा है कि जो अवसादन प्रक्रिया के दौरान उसके व्यवहार को प्रदर्शित करता है, अवसादन वेग बटा त्वरण के अनुपात को S से दिखाया जाता है, जो स्वेडबर्ग इकाई भी कहा जाता है। यानी कि S इक्वल टू क्या होता है, अवसादन वेग बटा त्वरण, ठीक, वेलोसिटी डिवाइड बाई एक्सेलरेशन। तो इसी को S से दिखाया जा रहा है, यहाँ पर S स्टैंड फॉर दिस, ठीक है। अब 70S के दो पार्ट होते हैं, 50 और 30S में। 80S के दो पार्ट होते हैं, 60 एंड 40S में। तो ये चीज़ें अभी आपके जानने की नहीं है, अगर कहीं पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि 70S जो है वो 50S और 30S से मिलकर बनता है, और 80S जो है वो 60S और 40S से मिलकर बनता है। आता है कोशिका चक्र, सेल साइकिल। सेल साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सेल साइकिल क्या है कि कोशिका में जो वृद्धि होती है और कोशिका का जो विभाजन है उससे संबंधित जितनी घटनाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिका की वृद्धि आती है, डीएनए का रेप्लिकेशन या प्रतिरूपण आता है, तथा दो समान संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। फिर कह रहा है कि मानव कोशिका को संपूर्ण कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन करने में 24 घंटे का समय लगता है। पहला आता है इसमें अंतर अवस्था। टोटल फोटो तो है नहीं इसमें अभी, चलिए कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा कि फोटो बना दूं। ठीक, पहला आता है अंतर अवस्था। अंतर अवस्था में आता है G0 फेज, जैसे ये G0 फेज है, ये G0 फेज है, ठीक। इसमें क्या आता है, यह कोशिका चक्र की विराम अवस्था है, बस यही जान जाइए, इसमें कोई भी विभाजन नहीं होगा, ये केवल विराम अवस्था है, रेस्ट पीरियड है, ठीक है, रेस्ट स्टेट है आपका, इसमें कोई विभाजन नहीं होगा, जिसे G0 फेज कहते हैं, ठीक है, PHAG, ठीक। नेक्स्ट आता है G1 फेज। यह प्रथम अवस्था है जिसमें कोशिका वृद्धि करती है, तो पहले कोशिका वृद्धि कर रही है, उसके आकार में वृद्धि हो रही है, ठीक। विभिन्न कोशिकाओं की कॉपी बनती है, यानी कि रिप्लिका बनती है, उसी के समान कॉपी बन रही है। आधारभूत आणविक संरचनाओं का उत्पादन होता है, आधारभूत आणविक संरचना जैसे आरएनए का आपका उत्पादन होगा। प्रोटीन का संश्लेषण शुरू हो रहा है यहाँ पर, ठीक। इस अवस्था में कंट्रोल मैकेनिज्म सक्रिय हो जाते हैं जो डीएनए संश्लेषण सुनिश्चित करते हैं। फिर से समझ लीजिए, G1 फेज में क्या होगा, कोशिका में वृद्धि होगी, ठीक, उसके आकार में वृद्धि होगी और विभिन्न कोशिकाओं की रिप्लिका बनेगी, ज्यादा कोशिकाएं हो जाएंगी, ठीक। और आधारभूत आणविक संरचना का उत्पादन होगा, यानी कि आरएनए का उत्पादन होना शुरू हो रहा है। एक सेकंड वेट करिए, आरएनए का जो है उत्पादन होना शुरू हो रहा है। फिर प्रोटीन का संश्लेषण शुरू होता है, प्रोटीन का संश्लेषण शुरू होता है इस अवस्था में, और कंट्रोल मैकेनिज्म सक्रिय होता है जिससे डीएनए का संश्लेषण भी सुनिश्चित होता है। दूसरा आता है एस फेज। इसमें जो मातृ कोशिका होती है, यानी कि पेरेंट सेल जो होती है, जो पेरेंट सेल होती है वो नाभिक की उपस्थिति में, नाभिक में उपस्थित डीएनए की पूर्ण प्रतिकृति बनाती है, यानी कि रिप्लिका बनाती है। कौन बनाता है, मातृ कोशिका के नाभिक में उपस्थित जो डीएनए है अब उसकी रिप्लिका धीरे धीरे बनती है, जिससे दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण हो सके, ठीक है। G2 फेज क्या कर रहा है कि कोशिका में और वृद्धि होगी, प्रोटीन तथा कोशिकाओं का निर्माण होगा, तथा साथ ही विभाजन अवस्था के लिए सभी संगठनों को व्यवस्थित करेगी। जो भी अब यहाँ पर व्यवस्थीकरण का प्रोग्राम चल रहा है, जो स्टार्टिंग में रिप्लिकेशन हो रहा था, जितनी रिप्लिका बन रही थी, अब जो है उसको व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है G2 अवस्था या G2 फेज में, ठीक है। G के बाद अब इस G2 फेज के बाद आपका M अवस्था आती है। M अवस्था में क्या होता है कि कोशिका को अपने डीएनए को दो प्रतिकृति में विभाजित करती है। जो भी कोशिका है वो अपने डीएनए को दो प्रतिकृति में विभाजित कर दी, एक डीएनए ये, एक डीएनए ये, ठीक है। कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इसे कैरियोकाइनेसिस
गुणसूत्रों का विभाजन और साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन में बांटा जा सकता है। एम अवस्था में संपूर्ण कोशिका विभाजन हो जाता है, कोशिका अंगों के प्रतिरूपण हो जाता है। मात्र कोशिकाएं मतलब जो मदर सेल है या पेरेंट सेल जो है उसकी संख्या संतत कोशिकाओं की गुणसूत्रों के बराबर हो जाती है, यानी कि जो आपकी पेरेंट सेल है उसमें जितने गुणसूत्र होंगे वही आपके डॉटर सेल में भी उतने ही गुणसूत्र हो जाएंगे। यही प्रक्रिया आपका समसूत्रीय विभाजन कहलाती है। इसी को समसूत्रीय विभाजन या माइटोसिस कहते हैं। अब इसमें 4 फेज होते हैं, देखते हैं 5 फेज होते हैं टोटल। पहला होता है पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये जो क्रोमेटिड धागे हैं ये जुड़ जुड़ करके थोड़े मोटे हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, क्रोमेटिड धागे परस्पर कुंडलित सघन होंगे, गुणसूत्र बनाएंगे। 2 क्रोमेटिड मिलकर सेंट्रोमियर पर जुड़ेंगे। सेंट्रोमियर क्या होता है मैंने बताया था, 2 क्रोमेटिड धागे अगर जुड़ेंगे तो ये जो बीच वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये सेंट्रोमियर होगा, थोड़ा दबा हुआ होगा, पर जुड़ेंगे। विपरीत ध्रुवों पर तंतु रेशों का निर्माण होगा। विपरीत ध्रुवों पर तंतु रेशों का निर्माण होगा। धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि होगी और कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा। लंबाई बढ़ने से तारक केंद्र एक दूसरे से दूर विस्थापित होंगे, साथ ही केंद्र की झिल्ली समाप्त होगी। इसको पूर्व अवस्था कहते हैं। मध्य अवस्था में क्या होगा मध्य अवस्था में ये जो आपके स्पिंडल फाइबर हैं या तर्क तंतु हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे आपके ये जो गुणसूत्र हैं इससे आकर के अटैच हो जाएंगे दोनों ध्रुवों से। कह रहा है कि तंतु रेशे पूर्णतः विकसित होंगे, केंद्रक झिल्ली समाप्त हो जाएगी। जो केंद्रक की झिल्ली होगी ये समाप्त हो जाएगी, ये जो बाहरी आवरण है, ठीक है। ध्रुवों पर स्थित रेशे कोशिका की केंद्र की ओर बढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया ये सारे रेशे कोशिका के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये इस साइड से ऐसे 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 जो बढ़ रहे हैं, ठीक, इधर से भी ऐसे 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 इस साइड में बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, ठीक। गुणसूत्र स्वयं को तंतु के लंबवत व्यवस्थित करेंगे। ये जो गुणसूत्र हैं ये तंतु के लंबवत खुद को व्यवस्थित कर रहे हैं। उसके बाद सेंट्रोमियर के द्वारा तंतु से जुड़ जाएंगे और सेंट्रोमियर में आके जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए ये सेंट्रोमियर में आके जुड़ रहे हैं सब, ठीक है। अगला आ रहा है पश्चावस्था। पश्चावस्था में क्या होता है कि गुणसूत्र में उपस्थित सेंट्रोसोम विभाजित होना प्रारंभ कर देते हैं। ये देखिए सेंट्रोसोम सब 2 इधर चले गए और एक क्लास पूरी इधर आ गई, ठीक है। सेंट्रोसोम जो विभाजित होना प्रारंभ करेगा, क्रोमेटिड धागे एक दूसरे के ऊपर गुणसूत्र का निर्माण करेंगे, जिसे संतति गुणसूत्र कहा जाता है। एक दूसरे से तंत्र के एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, प्रायः एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्र विभाजित हो जाएंगे या विस्थापित हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए धीरे धीरे ये इस ध्रुव की ओर विस्थापित हो रहा है और ये इस ध्रुव की ओर विस्थापित हो रहा है, ठीक है। ये पश्चावस्था या अनाफेज कहलाएगा। फिर आता है अंत्यावस्था। इसमें दोनों ध्रुवों पर उपस्थित गुणसूत्र लंबे और पतले हो जाएंगे, यानी कि फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ रहे हैं। केंद्रिका पुनः प्रकट होने लगेगी। केंद्रिका क्या है, अगर इसमें फोटो होगा तो देखिए ये केंद्रिका है, ये केंद्रिका पुनः प्रकट होने लगेगी, ठीक। उसके बाद कह रहा है मातृ कोशिका की केंद्रक झिल्ली के बचे हुए भाग से केंद्रक झिल्ली का निर्माण होगा। जो मातृ कोशिका की केंद्रक झिल्ली थोड़ी बहुत बच गई थी उससे अब पुनः केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो रहा है। गुणसूत्रों के क्रोमेटिन धागे खुल जाएंगे और जो गुणसूत्रों के क्रोमेटिन धागे थे वो पुनः खुल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्रोमेटिन धागा जो है ये देखिए खुल गया है, ये देखिए क्रोमेटिन धागा खुल गया है, ठीक। यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया है, ये केंद्रिका है दोनों जगह, ठीक। आगे चलते हैं। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, आनुवंशिक पदार्थ 2 भागों में बढ़ जाएगा। साइटोकिनोसिस क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूर्व अवस्था के पूर्व प्रारंभ होती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है पूर्व अवस्था के पूर्व प्रारंभ होती है और अंत्य अवस्था के पश्चात समाप्त हो जाती है, ठीक। एक वीडियो है इसको समझने के लिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ये थोड़ा प्रैक्टिकल प्रोसेस है, ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत मैं इस पर क्वेश्चन करूँगा, आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से समझ में चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। जो प्रश्न इससे बनते हैं सब कुछ कवर कर दिए जाएंगे। आज थोड़ी तबीयत नासाज लग रही थी, फिर भी हमने लेक्चर लिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। धन्यवाद।